यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे साइंस को और साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो कि अभी रिसेंट एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए। उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्योंकि डेफिनेटली जो अपकमिंग एग्जाम्स आपकी यहाँ पर होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप के सेम पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब जिसमें जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए मोस्टली क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के पेपर से ही मिलेंगे या एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। सो अपन वन बाय वन करके सारे ही क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हर एक क्वेश्चन अपना क्वेश्चन आईडी के साथ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ताकि इसको अगर आप सर्च करना चाहें पेपर में इस आईडी के साथ तो डेफिनेटली सर्च भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में किन गैसों की मात्रा की वृद्धि से एसिड रेन यहाँ पर होगा, अम्लीय वर्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, अपन को एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताना है कि एसिड रेन क्यों होता है, एसिड रेन किस वजह से होता है। ठीक है, पढ़िए ऑप्शन और करिए इसका आंसर, किसका आंसर क्या होगा। देखो, वॉइस क्लियर आ रही है। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एसिड रेन का बताना है, सिंपल सा है ना। वर्षा हो रही है लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है, एसिड की मात्रा मिली हुई है। तो सबसे पहले ये किसके कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर कह रहा है। दूसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है। तीसरा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है ये CO2 की वजह से और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो सकता है। अब देखो, एसिड रेन में ना कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होगा। जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहाँ पर होते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप लो कि बारिश हो रही है, जो नॉर्मल वर्षा होती है उसी प्रकार से वर्षा यहाँ पर हो रही है। लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है, व्हीकल का धुआं यहाँ पर हो गया। ठीक है, इनमें किसकी मात्रा अवेलेबल है, इनमें सल्फर डाइऑक्साइड अवेलेबल है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया, ट्राइऑक्साइड्स यहाँ पर हो गया, ये अवेलेबल है। ठीक है, अब इन्हीं की अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पर जब पानी इस गैस के संपर्क में आएगा तो वो क्या बना लेता है, H2SO4 यहाँ पर बना लेता है। और जब ये नाइट्रोजन के संपर्क में आएगा तो ये क्या बना लेगा, HNO3 यहाँ पर बना लेगा। ठीक है, अब ये दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, H2SO4 एंड HNO3, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे एसिड रेन के लिए। अब इसी की वजह से जो होता है मार्बल कैंसर यहाँ पर होता है, मतलब संगमरमर जो है वो पीला यहाँ पर पड़ रहा है, जैसे आपने ताजमहल का सुना है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इसमें एक छोटा सा चीज कि यहाँ से तो अपन को आंसर मिल गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है, एसिड रेन यहाँ पर बनता है। बट कई बार ना रिएक्शन जो होती है ना ये इस तरीके से संपन्न नहीं होती है। जब H2SO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सबसे पहले आपका सल्फ्यूरस एसिड बनता है। कभी एग्जाम में ये रिएक्शन भी पूछ ली जाए तो डायरेक्टली आप H2SO4 नहीं कह सकते, सबसे पहले बनता है H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। ये क्वेश्चन आपको सीटेट के साइंस के पेपर में पूछा गया था, इसीलिए अपन इसको भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड जो होता है एटमोस्फियर में स्टेबल नहीं होता है ना, तो ये फिर वापस से क्या करता है, ये निर्माण करता है H2SO4 का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड अपन यहाँ पर कह सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर देंगे और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देंगे, जो कि हार्मफुल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ना मेटल नॉन मेटल से पूछा हुआ है। अगर मैं पूरी शिफ्ट का, टोटल 74 शिफ्ट यहाँ पर थी और हमने सारी ही शिफ्ट का एनालिसिस किया, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है ये केमिकल रिएक्शंस जो होती है मेटल नॉन मेटल हो गया, मतलब एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के जो चार चार चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, टोटल 8 चैप्टर हैं, उसमें से आपके मोस्ट कॉमन क्या हो गए, मेटल नॉन मेटल यहाँ पर हो गया, आपका केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो गया, इसी से क्वेश्चन पूछे हुए। तो दो चैप्टर, एक क्लास 9th में मिलेगा, एक क्लास 10th में मिलेगा, धातु अधातु एंड रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना, सारे ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम वहीं से देखने को मिलेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी को लेकर, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी और उसकी घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी को लेकर धातु और अधातुओं के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस थोड़े और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा आपको बड़ा विजिबल होगा। तो हमें बताना क्या है, हमें ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी बताना है, ऑक्सीजन के साथ इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, घुलनशीलता जो होती है, उसको लेकर 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है ना। सबसे अच्छा अंतर जो है वो कौन सी चीज दर्शा सकती है, मतलब हमें यहाँ पर जो ढूंढना है वो अपन को बेस्ट आंसर ढूंढना है।
ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। मेटल फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, मतलब अब धातुएं जो होती है वो किसका निर्माण करती है, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। और क्या पूछा था क्वेश्चन में, दे रखा है कि हम लोग ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे, क्योंकि ऐसे धातुएं मिक्स हो सकती है, कई सारी चीजों के साथ मिक्स हो सकती है, कार्बोनेट के साथ मिक्स हो सकती है, सल्फोनेट के साथ भी हो सकती है, लेकिन अभी क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, यानी कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, मेटल के ऑक्साइड का निर्माण करेगी। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये किस प्रवृत्ति के होते हैं, ये धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसने बोला धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो ये चीज गलत होगी, मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, नहीं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, तो यस ये वाली रिएक्शन से यहां तक का तो बिल्कुल सही है। धातुएं किसका निर्माण करती है, क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगी और अम्ल के अंदर घुल जाती है। तो बेसिकली इसको ऐसे कहा जाता है, मतलब एक पूरी स्टेप होती है धातुओं के रिएक्शन की। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन होगी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वो अपने मेटल के ऑक्साइड बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी, जो कि किस प्रवृत्ति के होंगे, क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। तो ये धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बना रहे, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति के यहाँ पर हो गई, ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अभी जस्ट एक रिएक्शन को अपन लाइव एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम यहाँ पर लिया, अब ये सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। अब ये सोडियम ऑक्साइड मतलब कौन सा ऑक्साइड बन गया, क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो धातुएं किस प्रकार का निर्माण करती है, धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगी। अब ये जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं ना ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब इसी क्षारीय ऑक्साइड, जैसे मैंने इस Na2O को यहाँ से लिया, अब इसका जब मैं जल के साथ यहाँ पर क्रिया करवाऊंगी, ठीक है, Na2O यहाँ पर हो गया, इसकी मैंने जल के साथ यहाँ पर क्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार से क्षार है। तो देखो लाइन से धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वो क्या बनाएगी, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी। क्षारीय ऑक्साइड मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति के। अब यही धातु के जो ऑक्साइड्स हैं ये जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो ये क्षार का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब यही जब आप इसकी बात कर रहे हो, धातु के ऑक्साइड की बात कर रहे हो, जब ये एसिड के साथ क्रिया करते, कोई भी आप एक एसिड उठाकर ला सकते हो, है ना। तो अब आपको क्या पता चला कि ये जो अपने धातु के ऑक्साइड है ये किस प्रवृत्ति के, ये क्षारीय प्रवृत्ति के, है ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति के, ये क्या है, एसिड है। तो अब आपको ये भी पता है कि जब एक अम्ल और एक क्षार क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, NaCl, और यहाँ से क्या बन गया, H2O बन गया। तो हमने कहा कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। यही क्षारीय ऑक्साइड जो होंगे जब पानी के साथ क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, क्षार का निर्माण करेंगे। और यही क्षारीय ऑक्साइड जब एसिड में घोले जाते हैं, है ना, जब एसिड के साथ क्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल का निर्माण करेंगे, मतलब एक उदासीनीकरण की प्रक्रिया को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो अब तीसरा, पहले दो ऑप्शन तो हमने गलत कर दिए, तीसरा क्षारीय धातुएं ऑक्साइड बनाती है जो अम्ल में नहीं, जो जल में घुलती है। जनरली ये करेक्ट है क्योंकि अम्ल के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, बट ये इसका जो मेन घुलना होता है वो किसके साथ होता है, जल के साथ होता है, इसीलिए ये वाली चीज गलत हो गई। ठीक है, अब अगला लास्ट ऑप्शन, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और कुछ जल में घुल जाती है, तो हाँ इसमें से कुछ जो है वो जल के अंदर इजीली घुलकर उदासीनीकरण की जो प्रोसेस होती है ना उसको यहाँ पर कंप्लीट करती है। तो ये चीज किसके लिए हो गई, ये सारी चीजें हो गई अपनी मेटल के लिए। ऐसे ही अपन नॉन मेटल के लिए भी तो देखें, क्योंकि आप लास्ट के ऑप्शन देख रहे हो, लास्ट वाली, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जल में घुलती है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और अधिकांशतः जल में घुलनशील होती है। इसको अब अपन प्रूफ करके देखते हैं। तो जैसे अभी आपने अम्ल के लिए देखा, सेम एज इट इज अपन क्षार के लिए भी देखेंगे कि जो यहाँ पर नॉन मेटल्स होती है, जो अधातु यहाँ पर होगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, है ना। मतलब कौन से ऑक्साइड बन जाएंगे, आपके अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएंगे। प्रूफ देखना है, क्या प्रूफ हो सकता है, तो एक प्रूफ देखो कि सल्फर नॉन मेटल यहाँ पर है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिड यहाँ पर है। ऐसे ही और देखना है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा CO2 बनेगा। CO2 किस प्रवृत्ति का होता है, एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। तो जो ये ऑक्साइड बने ये किस प्रवृत्ति के, एसिडिक प्रवृत्ति के। तो अधातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं, मतलब इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इन्हीं का रिएक्शन मतलब अधातु के जो ऑक्साइड्स है वो क्या बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगी।
अब इसी का रिएक्शन जब जल के साथ करवाया जाए, क्योंकि इसने बोला है अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो ये ट्रू है, और जल में अघुलनशील यहाँ पर होते हैं। तो देखो अगर मैं SO2 को जल के साथ घोलूंगी, है ना, अगर मैंने SO2 को जल के साथ घोला, ठीक है, तो ये जल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ठीक है, या फिर एक बोल सकते हैं ना, अपन ने जो भी रिएक्टिविटी वाली सीरीज देखी थी कि डायरेक्टली ये जल के साथ मिक्स नहीं होगा। सबसे पहले ये किसका निर्माण करेगा, H2SO3 का, जो कि प्रकृति में अनस्टेबल होगा। फिर ये किसका निर्माण कर देगा, H2SO4 का यहाँ से निर्माण कर देगा, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। जैसे अभी CO2 देखा, CO2 को भी पानी के साथ क्रिया करवाओ, CO2 को भी जल के साथ क्रिया करवाओ, क्या आपको मिल जाएगा, H2CO3 यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी जल में क्या हो जाएगा, घुलनशील यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो कुछ जल में घुलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो जल में अघुलनशील यहाँ पर होती है। तो इसने बोला है अधातु अम्लीय ऑक्साइड बना रही है, ये अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर हो गए। अधिकांशतः जल में अघुलनशील होते हैं, तो हाँ कुछ जल में घुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो जल में अघुलनशील यहाँ पर होंगे। तो ये जल से क्रिया करवा दी। अब आपको पता है कि ये जो चीज है ये कौन सी प्रवृत्ति की है, H2SO3 आपने यहाँ पर बनाया, H2SO4 यहाँ पर बनाया, ये प्रॉपर किसका निर्माण हो गया, एसिड का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसी की क्रिया, मान लो इसी में से आपने किसी को यहाँ से उठा लिया और इसकी क्रिया आपने किसी बेस के साथ करवा दी, क्योंकि ये खुद एक एसिड है। अगर आपने इसकी क्रिया बेस के साथ करवा दी तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। जो आपने एसिड में किया था उसी का रिवर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोला CO2, इसकी आप किसी भी बेस के साथ क्रिया करवा दो, ठीक है, आप इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवा दो, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसके कार्बोनेट CaCO3 मिल जाएंगे, प्लस H2O यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण यहाँ पर हो गया। तो आ गया समझ में। इन शॉर्ट हमने कहा मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगी। मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्रिया करेगी तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है, और यही अम्लीय ऑक्साइड क्या करेंगे, जल के अंदर घुलनशील होंगे। ये क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड क्या होंगे, जल के अंदर घुलनशील होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो अधातु के लिए, तो मोस्टली चीजें जो होगी वो जल में अघुलनशील होगी। तो ये चीज हो गई हमारी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप चाहे तो इसको लिख लो, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी जो जल में यहाँ पर घुल सकता है, ठीक है। और जल में जब ये घुलेगा, क्योंकि अम्लीय ऑक्साइड है ना, अम्ल ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर इसका जल से घुलना हो गया, क्षारीय ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर ये क्या करेगा, जल से घुलेगा, ठीक है। जब ये जल के साथ घुलता है तो क्षारीय ऑक्साइड किसका निर्माण करेगा, एसिड का निर्माण करेगा। अम्लीय ऑक्साइड किसका निर्माण करेगा, बेस का निर्माण करेगा। जब यही क्षारीय ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार और अम्ल बनाएंगे, इनकी क्रिया अगर आप वापस से अपोजिट वाला, जैसे एसिड है तो बेस के साथ करवा दो, बेस है तो आप एसिड के साथ करवा दो, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, है ना। तो एग्जाम में आपने ऐसे ही जब ये क्वेश्चन पेपर आएगा, जब यही क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से सारी रिएक्शंस बनाकर देखनी होगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि धातु एल कोई दे रखी है, ये क्या कर रही है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रही है, ठीक है। इसने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक हैलाइड यहाँ पर बनाया, एक घुलनशील हैलाइड बनाया जिसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और साथ ही वायु में ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधी होती है, मतलब वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगी और अपने ऑक्साइड्स को नहीं बनाएगी। तो धातु एल यहाँ पर क्या हो सकती है, तो जैसे इसने बोला कि फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में मेटल में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, वन एंड ओनली आप सिल्वर का प्रयोग कर सकते हो। अब सिल्वर हैलाइड के साथ, हैलोजन जो होते हैं उनके साथ क्रिया कर सकती है, चाहे वो क्लोरीन यहाँ पर हो जाए, चाहे वो ब्रोमीन यहाँ पर हो जाए, चाहे वो आयोडीन यहाँ पर हो जाए। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का यहाँ से निर्माण होता है, ठीक है। ये AgCl हो गया, AgBr जो मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यहाँ पर यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर हो गया। तो ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो इसने पूछा था ये धातु एल क्या है, तो धातु एल क्या होगी, केवल सिल्वर हो सकती है जो फोटोग्राफी में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड मोस्टली यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। हैलाइड्स बोल ही दिया था तो हम लोग समझ गए, हेलोजन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, उनका प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सीधे तार में यदि धारा को दो गुना कर दिया जाए, मतलब एक तार के अंदर क्या किया जा रहा होगा, धारा को फ्लो करवाया जा रहा होगा, ठीक है। और दूरी को क्या कर दिया जाए, मतलब अभी जो करंट फ्लो हो रहा है अपन ने उसको क्या कर दिया,
ट्वाइस यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, जो दूरी जैसे अपन में आर यहाँ पर मान लूं, इसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अभी सीधे तार के लिए बोला है। सेम ऐसे ये बोल सकता था कि सोलेनोइड की बात हो रही है, सेम ऐसे ये बोल सकता था कि एक सर्कुलर रिंग के अंदर हमने करंट को फ्लो करवाया। तो डेफिनेटली तीनों के फॉर्मूला यहाँ पर अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ये अपन पहले सीधे तार के लिए समझते हैं। तो सीधे तार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया अपना सीधे तार के लिए, ठीक है। अब इसमें अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि नंबर या वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी है। सीधे अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब अपन कंपैरिजन करके देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, और जो रेडियस या बोलेंगे जो तार की दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसने क्या बोला है कि हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, इसको 2 गुना यहाँ पर कर दिया है। तो नई वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 2 आई यहाँ पर हो जाएगी, और त्रिज्या को आधा यहाँ पर कर दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और आई ऐसा ही रहेगा, आर नीचे रहेगा। दैट मीन्स कि कितने की वृद्धि हुई है, तो ये 4 गुना बढ़ चुका है। पहले जो भी वैल्यू थी इसका कितना गुना हो चुका है, 4 टाइम यहाँ पर हो चुका है। आप चाहे तो पूरे फॉर्मूला में वैल्यू रखो, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। जो वैल्यू बढ़ी है वो कितना यहाँ से बढ़ जाएगी, आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। जैसे पूरा वैल्यू रख के दिखा देते हैं। बी डैश ये कितना हो जाएगा, आई कितना हो गया, 2 आई यहाँ पर हो गया। तो इसको अपन जो 2 है उसको आगे लिख देते हैं। ये 2 एज इट इज है, ये पाई एज इट इज है। आर कितना हो जाएगा, R/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस 2 को ऊपर लेकर चले जाए तो ये पूरा पीछे वाला आप देखना, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 पाई आर यहाँ पर हो जाएगा। तो पूरा किसके बराबर है, अपना बी के बराबर है। तो ये पुराने वाले का कितना गुना हो गया, 4 गुना यहाँ पर हो गया। तो इसने बोला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो 4 गुना यहाँ से बढ़ जाएगी, ठीक है। एक बार इसका फॉर्मूला देख लो, ये तो समझ में आ गया। बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। म्यू जीरो क्या हो जाएगा, वैक्यूम परमेबिलिटी हो जाएगा, निर्वात की परमेबिलिटी हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यहाँ पर रहेगी। आई करंट हो गया, आर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर हो गया, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये सीधे तार के लिए हो गया। अगर सेम चीज मैं यहाँ पर किसके लिए बोलूं, सर्कल के लिए बोलूं, एक लूप यहाँ पर है उसके लिए अगर कहा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2 आर यहाँ पर हो जाएगा। किसके लिए, एक गोले के लिए, एक सर्कल के लिए। अगर मैं सेम चीज किसके लिए बोलूं, सोलेनोइड के लिए यहाँ पर बोलूं कि खोखला खोखला बोल सकते पाइप और उसके ऊपर हमने तार को लपेटा हुआ है, तो उसके लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई यहाँ पर हो जाएगा, जहां पर एन नंबर ऑफ ये जो यहाँ पर वायर लपेटे हुए हैं, है ना। तो इस कॉइल की संख्या हो जाएगी, आई करंट हो जाएगा, और म्यू जीरो की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ तो आप लिख लो कि अगर सर्कल के लिए पूछे तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। अगर सिंपल सोलेनोइड के लिए यहाँ पर पूछे, ठीक है, लपेटे हुए वायर के लिए जिसके ऊपर कई सारी कुंडलियां डाल रखी है, तो ये म्यू जीरो एन आई यहाँ पर हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ कुंडलियां कॉइल्स यहाँ पर होगी वो एन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 4 रिंग्स यहाँ पर है, तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे बोला है 15 वाला, तो आप 15 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। वो फिर आपको क्वेश्चन में देख के रखेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यदि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसमें निकट का विजन क्लियर होता है और दूर का क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सो आंख को लेंस द्वारा सुधारा जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष को सुधारना है, ठीक है, मतलब चश्मा लगेगा। तो जो चश्मे में लेंस फिट किए जाएंगे वो लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, जिसमें अपन ने देखा कि पास का तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन दूर का जो विजन है वो अनक्लियर यहाँ पर होता है। अनक्लियर मतलब दूर वाला जो विजन है वो कैसा है, ब्लर यहाँ पर है। तो इस दोष को दूर करने के लिए, ताकि दूर की चीजें भी अच्छी दिखाई दे, किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और आपको पता है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f यहाँ पर होता है। पावर को किस में निकाला जाता है, डायोप्टर में निकाला जाता है। तो अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो डेफिनेटली आपका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा। तो जब भी पावर निकाली जाएगी ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। तो आंसर क्या हो गया, -8.80 डायोप्टर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
प्लस का नहीं हो सकता क्योंकि प्लस का जो है आपका दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस यहाँ पर लगेगा, और उत्तल लेंस की जो फोकल दूरी है वो कैसी होती है, पॉजिटिव यहाँ पर होती है। तो देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे नहीं रखी है कि पास का बिंदु 25 सेंटीमीटर है, दूर का 3 मीटर है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन को ऑप्शंस को देखकर ही आंसर करना पड़ेगा। लास्ट के दो ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्वेश्चन को कि यहाँ पर हवा का दबाव है या किसी भी प्रकार का कोई डैमेज है या आंखें ड्राई हो रही है। ठीक है, ये क्या होती है, ये नॉर्मल चीजें होती है कि आंखों में ड्राइनेस हो रही है, आंखों से पानी बह रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अगर लेंस लगाना है तो उसकी पावर को चेक करना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा जो पावर होगी, जो फोकल दूरी होगी और जो पावर होगी वो नेगेटिव यहाँ पर होगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसमें आप बस एक बेसिक सा चीज अगर आपको याद रखनी है तो आप ये याद रख सकते हो कि जो निकट दृष्टि दोष होगा ना उसके लिए अपन हमेशा पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। किसके लिए, मायोपिया के लिए। तो आप इसको लिख सकते हो कि मायोपिया का जो पावर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और वैल्यू भी आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है जनरली। मतलब अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और अगर वो लेंस लगवाता है, चश्मे में चश्मा लगवाएगा, तो उसकी जो पावर होगी वो -0.50 डायोप्टर से लेकर -10 डायोप्टर तक जा सकती है। कुछ ही केस में, बहुत रेयर केस में कि जिसकी आंखें पूरे तरीके से ऑलमोस्ट डैमेज हो ही गई है, उसको फिर और ज्यादा -20 डायोप्टर का यहाँ पर लगता है, जिसको बहुत ही ज्यादा लेवल का मायोपिया हो चुका है। ठीक है, अगर मैं हाइप्रोपिया या दूरदृष्टि दोष की यहाँ पर बात करूं तो उसका फोकल दूरी एंड पावर जो होगा दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ की जो रेंज होती है, पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। यहाँ की जो रेंज होगी +50 डायोप्टर से लेकर +6 तक जाती है ना। और बहुत विजन इसका पास का बहुत ही ब्लर यहाँ पर है क्योंकि इसमें पास की चीजें नहीं दिखाई देगी। तो उस केस में +10 तक ये जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल केसेस यहाँ पर हो गए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि जिसको दृष्टि दोष नहीं है लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अपनी आंखों में लेंस फिट करवाता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो फिर उसकी पावर -20 से ज्यादा और +10 से ज्यादा हो सकती है। बाकी जनरली सिचुएशन में -0.50 से -10 तक आपका मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए आप देखो +0.50 से, है ना, +6 तक जाता है। और बहुत रेयर केसेस में ये +10 तक, जिसको बिल्कुल ही पास का विजन चला गया है उसके लिए +10 का लगता है। तो ये चीजें कब आपको हेल्प करेगी, जब आप न्यूमेरिकल करोगे और उसमें जब आपको वैल्यू देखनी होगी और ऑप्शंस कट करने होंगे, तो ये वैल्यू आपको मदद करेगी वहां पर ऑप्शंस को कट करने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने इसी शिफ्ट में एक न्यूमेरिकल भी था आपका, हाइपरमेट्रोपिया का, दूरदृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष मतलब कौन सा लेंस लगाया जाएगा, उत्तल लेंस लगाया जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और पावर दोनों ही कैसी होगी, पॉजिटिव यहाँ पर होगी। मतलब चारों ही ऑप्शन आपके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट दे रखा है वो अपन को कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। और यदि व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर दूर तक पढ़ना है तो उसको कितना लेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब आपको ध्यान होगा कि जब भी आप पावर निकालते हो उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए। दैट मीन्स मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 0.25 मीटर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये इसका नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा और ये यहाँ पर v हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, निकट बिंदु उसका कितना दे रखा है, 3 मीटर यहाँ पर दे रखा है। लेंस इक्वेशन लगा लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यहाँ पर हो जाएगा। सो 1/f की वैल्यू 1/v कितना दे रखा है। अच्छा, अब पहले अपन ये वाले पैरामीटर्स भी ले लेते हैं। उत्तल लेंस यहाँ पर दे रखा है, वस्तु और ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके, नेगेटिव यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन दोनों में माइनस लगा देंगे अपनी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये कितना हो गया, माइनस का 0.25 हो गया, और 1/v है ना, माइनस, पहले 1/v अपन लिखेंगे। ये हो गया माइनस का 1/3, है ना। ये चिन्ह परिपाटी अपना इस इक्वेशन के अनुसार माइनस, और ये माइनस का 0.25। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इस दशमलव को हटा दो, ऊपर 100 लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 25 3 का एलसीएम ले लो, 75 यहाँ पर एलसीएम होगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 300 यहाँ पर हो जाएगा, और ये माइनस का है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एफ को ऊपर लेकर चले जाओ, 75 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका, 275। ठीक है, जब आप इसको कट करोगे, मतलब यहाँ से जब आपकी पावर निकलेगी, ठीक है, 1/f कितने के बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली कर लेते हैं पावर। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लो।
है ना। चलो पहले या तो बेसिक से ही कर लो, कोई बात नहीं। 1/f इसको रहने दो, लास्ट में अपन पावर निकाल लेंगे। ये 1/f हो गया। कितना बचा? 275/75 यहाँ पर बचा है, इसको सॉल्व कर लो, कितना बच रहा है। डायरेक्टली तो नहीं घटेगा, लगभग आप मानकर चलो 75 से 4 बार करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू निकल कर आ रही है, और 1/f किसके बराबर होगा? पावर के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका 3.7 डायोप्टर, और 25 से काटना है तो 25 से भी आप काट कर देख सकते हो। ठीक है, 3/11/3 यहाँ पर हो गया, 3 3 9, 3.7 डायोप्टर यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। यू और वी की वैल्यू को पहले समझा, 25 सेंटीमीटर दूरी तक उसको पढ़ना है। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट एंड 3 मीटर अपन ने यहाँ पर काउंट किया। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस इक्वेशन हमने यहाँ पर लगाई, इसको अपन ने सॉल्व किया तो आंसर निकल कर आ गया अपना 3.7। यहाँ से बन गई अपनी पावर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक प्रतिरोधक आर, हर एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आईडी मेंशन है। ठीक है, एक प्रतिरोधक आर विभवांतर वी पर शक्ति पी का क्षय होता है यदि उसकी प्रतिरोधकता को 2v से जोड़ दिया जाए। 2v पर मतलब वोल्टेज को अगर ट्वाइस कर दिया है ना, हम यानी कि हमने वोल्टेज को 2 गुना कर दिया, तो उसकी शक्ति पर क्या असर पड़ेगा। अब आप देख रहे हो तो आर दे रखा है, वी दे रखा है, पी दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमें ये रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें पावर आती हो। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब मुझे पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस भी तो आना चाहिए, तो ना अपन इसको रिप्लेस कर देते हैं, है ना। अपन इस I को रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा? V के द्वारा। तो अपन यहाँ से I की वैल्यू क्या लिख लेंगे? V/R। या फिर आपने ये फॉर्मूला भी सुना होगा कि पावर के 3 फॉर्मूला होते हैं। P इज इक्वल टू वी आई होता है, एक और फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है ना। यही वैल्यू चेंज कर करके ओम के नियम से। और तीसरा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बार आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि यदि उस प्रतिरोधक को 2v पर जोड़ दिया जाए, अभी वोल्टेज v है, अगर मैं इसको 2v यहाँ पर कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय आर। तो नया वाला जो पावर है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 4v स्क्वायर बाय आर के। तो ये v स्क्वायर बाय आर कितने के बराबर होता है? p के बराबर। यहाँ से तो ये जो होगा पावर कितना गुना हो जाएगी? तो पहले की 4 गुना हो जाएगी, है ना। तो पहले कितना था? नॉर्मल पावर अपना जैसा था v स्क्वायर बाय आर था, अगर आपने वोल्टेज को 2 गुना करा तो पावर भी कितनी गुना हो गई? 4 गुना यहाँ पर हो गई। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया? 4p आ गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? बहुत सिंपल से कैलकुलेट किया है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग नहीं है? किसका प्रयोग आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में नहीं कर सकते हो? करो इसका आंसर क्या होगा? देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का चुंबक की जो पोलारिटी होती है उसकी ध्रुवता को निर्धारित करने के लिए कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर जो बल की दिशा है ना, अपने वही बाएं हाथ के नियम में अपने अंगूठे, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के यहाँ पर परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, तो तीनों चीजें जो है अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर देगी। जनरेटर में प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसको निकालने के लिए, मोटर में बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो आपका थंब बता देगा, मिडिल फिंगर आपका करंट यहाँ पर बता देगा, और जो फर्स्ट फिंगर यहाँ पर रहेगी वो आपकी इसकी दिशा बता देगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो कि गलत क्या है? चुंबक की ध्रुवता निर्धारित हो जाएगी, चालक पर बल की दिशा निर्धारित हो जाएगी, मोटर में बल की दिशा भी निर्धारित हो जाएगी। लेकिन जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा, अगर आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो आपको फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप विद्युत मोटर में देखोगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी से अपन यहाँ पर जनरेट करते हैं, है ना, मैकेनिकल में उसको कन्वर्ट करते हैं। और जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जाते हैं, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होता है मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, उसमें जो नियम लगता है वो लगता है आपका राइट हैंड रूल। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ से चीजें? तो गलत क्या है या सही एक्सपेरिमेंट क्या नहीं है? तो ये सी वाला सही नहीं है, बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। अगर जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो डेफिनेटली आपको राइट हैंड का जो रूल है उसका यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो इंड्यूस्ड करंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करे। सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा, साथ ही इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी जो अपकमिंग क्लासेस होगी
उसमें कंप्लीट करेंगे। और डेफिनेटली 2026 में जहां-जहां पर भी साइंस पूछा जाएगा, डेफिनेटली यही सारे क्वेश्चंस फिर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा इनका प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपको इनकी लैंग्वेज समझ में आए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बट बहुत घुमा फिरा कर ये अपनी ही लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके पूछेंगे। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा इनका प्रैक्टिस करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।